आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहे हैं जिसका महत्व तो आप चाहे वो न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप प्रैक्टिस में हैं, या तो आप सब कुछ करने के बाद न्यायाधीश के पद पर बैठ भी गए हैं। तब भी एक बेयर एक्ट कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू रीड बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट को पढ़ना एक कला है और उसकी समझ को विकसित करना ये अपने आप में एक आर्ट है। और तब तक आप न्यायिक सेवा परीक्षा में सफल नहीं हो सकते जब तक आप बेयर एक्ट की अंडरस्टैंडिंग को सही रूप से पकड़ ना सके। एक तरह से बेयर एक्ट को समझना और बेयर एक्ट को पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इतना छोटा सा काम नहीं है कि आपने आसानी से कोई बात कही और वो काम आसानी से पूरा हो गया। और एक न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी, जुडिशियल जो स्टूडेंट है जिनको न्यायिक सेवा परीक्षा में सफल होना है, उनको बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है इसकी भी समझ को विकसित करना एक चैलेंज का काम है। तो हाउ टू रीड बेयर एक्ट, ये प्रश्न करने से पहले आपके माइंड में ये प्रश्न आना चाहिए कि यदि हम बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, यदि हम बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं तो बेयर एक्ट में हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है बेयर एक्ट का, हम क्यों बेयर एक्ट की रीडिंग कर रहे हैं, व्हाई। और बेयर एक्ट हम पढ़ें तो बेयर एक्ट में पढ़ने का तरीका हमारा कैसा होना चाहिए, क्या मैनर होने चाहिए, और बेयर एक्ट हमको याद कैसे रहे, ये कैसे पूरा होगा, हम सारी चीजों के बारे में आपसे आज चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो बेयर एक्ट है, उस बेयर एक्ट का महत्व आपके एग्जाम में कैसा है। देखिए, न्यायिक सेवा परीक्षा में कि आप तैयारी कर रहे हैं और बेयर एक्ट से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इन सवालों का जो नेचर होता है वो नेचर डिफरेंट होता है। अगर आप यूपी में जाते हैं तो यूपी में जो भी सवाल पूछे जाते हैं उस सवाल के क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो अलग होता है। यदि आप बिहार का एग्जाम देते हैं तो बिहार में क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है। यदि आप उत्तराखंड का एग्जाम देते हैं तो वहां पे पैटर्न अलग होता है। यदि आप दिल्ली का एग्जाम देते हैं तो वहां पे पैटर्न अलग होता है। और यदि आप राजस्थान का एग्जाम देते हैं तो वहां पे भी पैटर्न अलग होते हैं। सवाल एक ही बेयर एक्ट से पूछा गया, लेकिन सवाल पूछने के नजरिए में परिवर्तन आ गया। कैसा परिवर्तन है? यह परिवर्तन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सवाल जब आप तक पैटर्न नहीं समझेंगे तब तक बेयर एक्ट आपको किस तरह से किस एग्जाम के लिए पढ़ना है यह समझ आपकी विकसित नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में यदि आप एग्जाम, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा यूपी पीसीएसजे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पे जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बेसिकली ये सवाल आपके बेयर एक्ट के इंडेक्स पार्ट से पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा अप्लाइड सवाल पूछने की संभावना कम होती है। पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन यूपी जुडिशरी में ऐसे सवालों की क्वेश्चन की क्या कहते हैं, ज्यादा बार पूछे जाते हैं जिसमें आपको सेक्शन बेस्ड सवाल या तो पार्ट बेस्ड सवाल या तो कोई इस इंपॉर्टेंट अथॉरिटी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जब आप बिहार में जाते हैं तो बिहार में हल्का सा पेपर, जो सेक्शन का टेक्स्ट होता है, उस सेक्शन की जो भाषा होती है उस भाषा को उठा के वैसे के वैसे ही आपके एग्जाम पैटर्न में रख दिया जाता है। तो इसके कारण बिहार में अप्लाइड तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि लेंदी टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जब आप उत्तराखंड में देते हैं तो उत्तराखंड भी यूपी के पैटर्न को फॉलो करता है और यहां पे भी ज्यादातर सवाल आपके इंडेक्स और पार्ट बेस होते हैं। और जहां पे अगर आपने सही रूप से उसको पढ़ लिया और इंडेक्स को रट लिया तो ज्यादातर सवालों को आप सॉल्व करते हैं। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जो इंग्लिश में पेपर होता है, लेकिन यहां पर जो एग्जाम होता है वो अप्लाइड पार्ट पूछता है। इंडेक्स पे सवाल कम होता है, जबकि अप्लाइड पर सवाल पूछने की यहां पर संभावना ज्यादा होती है। ज्यादातर सेक्शन पर सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं और जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो ऐसे सेक्शन पूछे जाते हैं जिसपे बेसिकली स्टूडेंट फोकस नहीं करते। तो यहां पे सवाल आपको अप्लाइड थोड़े रूप में पूछे जाते हैं। राजस्थान में भी थोड़ा बहुत अप्लाइड, थोड़ा बहुत इंडेक्स, एक तरह से मिक्सर है जहां पर आपको दोनों टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको इन सारे स्टेट की तैयारी करनी है और आपको बेयर एक्ट पढ़ना है। अगर आपने इन सारे स्टेट के पेपर्स को एनालिसिस किया तो जैसे मैंने बताया कि सवाल पूछने का नजरिया इस तरह का है, तो ऐसी स्थिति में
आपके बेयर एक्ट पढ़ने का नजरिया भी उस हिसाब से होना चाहिए कि आप एज अ होल उस सारे कंटेंट को, उस सारे विषय क्षेत्र को आसानी से समझ सके। और जब आप उस विषय क्षेत्र को सही रूप से, इसके स्केप को सही रूप से समझ सकेंगे, स्कोप को सही रूप से समझ सकेंगे, तभी आप आसानी से न्यायिक सेवा परीक्षा के एग्जाम में सफल हो सकते। हाउ टू रीड बेयर एक्ट, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, और इस इंपॉर्टेंस की चर्चा अगर हम करने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका पूरा बेयर एक्ट ही वो है। तो आज की क्लास में, आज की हम लेक्चर में बेसिकली जो बात करेंगे, आज की क्लास में बेसिकली हम जो बात करेंगे वो सबसे पहला पार्ट आपका होगा हाउ टू रीड बेयर एक्ट। अब आपको बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका कैसे होगा, और यदि आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं तो बेयर एक्ट कैसे आपके लिए एक इफेक्टिव मैनर साबित होगा, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, जिसके माध्यम से आप न्यायिक सेवा परीक्षा में जो भी सवाल पूछे जाएं उसको आसानी से सॉल्व कर सके। तो आज की क्लास में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेयर एक्ट हम उसके कुछ फीचर्स, उसकी कुछ विशेषताएं कि आप कैसे बेयर एक्ट पढ़ेंगे उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। और इसके तहत सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेयर एक्ट है क्या। व्हाट इज द बेयर एक्ट, व्हाट इज बेयर एक्ट। देखिए, बेयर एक्ट का अगर हम हिंदी में शाब्दिक अर्थ लें, बेयर एक्ट का अगर हम हिंदी में शाब्दिक अर्थ लें तो बेयर का मतलब होता है खाली। बेयर का मतलब होता है खाली एक्ट या खाली अधिनियम, अर्थात एक ऐसा अधिनियम जिसको जिस रूप में संसद या राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित किया गया, उसी रूप में उसका अध्ययन वो बेयर एक्ट कहलाता है। अर्थात बेयर एक्ट में आपको जैसे ही पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ पास किया, उस लॉ को सेम टू सेम वैसा ही प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन बेयर एक्ट कहलाता है। तो बेयर एक्ट का मतलब होता है खाली, अर्थात सिर्फ उसी तरह जिस तरह से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा वो लॉ एक्ट पास किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं, आपको मार्केट में डिफरेंट पब्लिकेशन की किताबें मिलती हैं, और डिफरेंट पब्लिकेशन के द्वारा इस बेयर एक्ट को क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। चाहे वो आप यूनिवर्सल पब्लिकेशन का लें, चाहे आप सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का लें, चाहे इलाहाबाद लॉ एजेंसी का लें, कोई भी पब्लिकेशन लें, उस पब्लिकेशन के में बेयर एक्ट को उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिस रूप में संसद या राज्य विधानसभाओं के द्वारा उसे प्रस्तुत किया गया। जब हमने बेयर एक्ट के बारे में बात की तो बेयर एक्ट को की बात करने से पहले हमें दो चीजें समझनी होंगी। पहली चीज हमको समझनी होगी टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक क्या होता है, और दूसरी चीज होती है कमेंट्री। अर्थात जब हम बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं और बेयर एक्ट में हम उस सेक्शन को या उस धारा को क्या कहते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको हमको टेक्स्ट बुक के रेफरेंस लिया जाता है। हम टेक्स्ट बुक के माध्यम से बेयर एक्ट समझ सकते हैं, या तो कमेंट्री जिसमें सेक्शन बाय सेक्शन उससे क्या डेवलपमेंट हुए, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उसका एक्सप्लेनेशन किया गया, उसको हम कमेंट्री कहते हैं। तो बेयर एक्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका टेक्स्ट बुक और कमेंट्री के माध्यम से भी समझते हैं। और यदि हम टेक्स्ट बुक और कमेंट्री के माध्यम से इसको समझना नहीं चाहते तो सबसे पहले हम बेयर एक्ट को समझें कि बेयर एक्ट होता क्या है। और बेयर एक्ट का मतलब होता है कि खाली और एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा टेक्स्ट जिसे जिस रूप में संसद या राज्य विधानसभाओं के द्वारा पास किया गया, उसी रूप में उसका प्रस्तुतिकरण बेयर एक्ट कहलाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और बेयर एक्ट और टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में उस बेयर एक्ट को डिफाइन किया जाता है, उसके सारे प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस किया जाता है। कमेंट्री का मतलब होता है सेक्शन बाय सेक्शन उस क्या कहते हैं बेयर एक्ट के प्रावधानों को चर्चित डिस्कस किया जाता है, चर्चा की जाती है। तो सबसे पहले आपको यह समझ में आ गया कि बेयर एक्ट क्या है। बेयर का मतलब होता है खाली, ठीक है। तो बेयर एक्ट और जो कानून की, मूल कानून की प्रति होती है, वही क्या होता है, बेयर एक्ट। जब आपने बेयर एक्ट समझ लिया तो सेकंड पॉइंट आपसे यह पूछा गया कि हमें बेयर एक्ट के प्रकार क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बेयर एक्ट। आप जुडिशियल सर्विस का एक तैयारी करते हैं तो बेयर एक्ट के डिफरेंट टाइप के आपके मिलते हैं। तो बेसिकली जो बेयर एक्ट है वो दो प्रकार का होता है।
एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन और सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि ऐसे एक्ट जिसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने कहा एक मेजर है, एक मेजर एक्ट आप कहते हैं, एक कहते हैं माइनर एक्ट कहते हैं, और दूसरा आप लोकल एक्ट कहते हैं। लोकल एक्ट का मतलब होता है किसी स्टेट में के द्वारा जो लॉ पास किया गया और उस स्टेट में अप्लीकेबल है, उसे हम लोकल एक्ट कहते हैं। तो जो बेयर एक्ट होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लेजिस्लेशन का मतलब विधायिका के आधार पर और भाषा के आधार पर। तो ये मेजर एक्ट में जैसे आपकी सीआरपीसी है, सीपीसी है, आपके अदर्स जो एक्ट हैं, इंडियन पीनल कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये सारे क्या है, मेजर एक्ट है। और इस मेजर एक्ट को हम ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन। सेकंड हमने कहा माइनर एक्ट। तो जो माइनर एक्ट्स हैं वो ऐसे एक्ट हैं जो छोटे हैं, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। ये सारी चीजें क्या है, माइनर एक्ट हैं। लोकल एक्ट मतलब जैसे यूपी में यूपी जेडएलआरए, यूपी लैंड रेवेन्यू कोड, यूपी म्युनिसिपैलिटी कोड जो एक्ट जो भी हैं, पंचायती राज एक्ट, ये सारे जो एक्ट हैं वो आपके लोकल एक्ट हैं। माइनर एक्ट जो पंचायती पार्टनरशिप, सेल ऑफ द गुड एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पास्को, ये सारी चीजें क्या है, माइनर एक्ट। तो आपको मेजर और माइनर और लोकल ये 3 तरह के एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेशन मिलते हैं। अगला ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एक बेयर एक्ट को कहते हैं मोनोलिंगुअल बेयर एक्ट। मोनोलिंगुअल बेयर एक्ट का मतलब होता है कि ऐसा बेयर एक्ट जो एक ही भाषा में हो, ऐसा बेयर एक्ट जो एक ही भाषा में हो, अर्थात एक ही भाषा में बेयर एक्ट हो। जब कोई बेयर एक्ट बनाया जाता है तो वो इंग्लिश वर्जन में होता है, और यदि कोई हिंदी और इंग्लिश वर्जों में किसी भी प्रकार से संघर्ष होता है और कोई एम्बिग्यूटी का रिलेटेड क्वेश्चन उठता है, तो ऐसी स्थिति में जो इंग्लिश वर्जन है वो राइट वर्जन माना जाता है। तो जो बेयर एक्ट आपको मार्केट में मिलेंगे या तो मोनोलिंगुअल मिलेंगे या तो बायोलिंगुअल मिलेंगे। बायोलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी, अर्थात 2 भाषाओं में, एक तरफ आपका हिंदी होगा और दूसरी तरफ आपका इंग्लिश होगा। तो मोनोलिंगुअल एक ही भाषा, मेनली इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश की जाती है, और बायोलिंगुअल होता है कि एक तरफ हिंदी और दूसरी तरफ इंग्लिश, जिसे हम बायोलिंगुअल बेयर एक्ट कहते हैं। व्हाट इज द बेयर एक्ट एंड व्हाट इज टाइप ऑफ द बेयर एक्ट, ये आपके पॉइंट में क्लियर हो गया कि ये बेयर एक्ट होता है और बेयर एक्ट का मतलब सिंपल सा क्या होता है। जब ये चीजें आप समझ लिए तो अब आपको पढ़ना कि कैसे हम बेयर एक्ट को समझें। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेयर एक्ट को हम कैसे समझें, ये समस्या शुरू होती। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक संपत्ति अंतरण अधिनियम का बेयर एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट का। अब आज इस बेयर एक्ट को आप कैसे समझेंगे? आपके पास ये खाका दे दिया गया और ये कहा गया कि अब आप इस बेयर एक्ट को पढ़िए और बताइए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं। तो जैसे ही आपने बेयर एक्ट को खोला तो सबसे पहले आपके माइंड में आया कि हमें इस बेयर एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, हमें इस बेयर एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्हाई, हमें कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ऐसे कानून बनाए गए, और इसके होने से फायदा क्या होगा। जब हमने उसके ऑब्जेक्ट को पढ़ा तो ऑब्जेक्ट के साथ हम उसके टाइटल पर जाएंगे। टाइटल इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम। संपत्ति अंतरण अधिनियम में 2 शब्द को प्रयोग किया गया, एक शब्द है प्रॉपर्टी और दूसरे शब्द का नाम है ट्रांसफर। अर्थात प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें इन 2 शब्दों को समझना होगा कि संपत्ति का मतलब क्या होता है और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है और ट्रांसफर का मतलब क्या है। जब तक हम इन दोनों शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी बेयर एक्ट के हम उसके ऑब्जेक्ट को, उसके टेक्स्ट को, उसकी उपयोगिता को समझ नहीं सकते। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जब भी हम बेयर एक्ट पढ़ें तो हमें उस बेयर एक्ट की टाइटल और टाइटल के साथ उस बेयर एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात को समझना होगा। और जब हमने समझ लिया कि हमें इस बेयर एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें इसके टाइटल
का जो नाम है उसका मतलब क्या है, जब हमने इन दोनों शब्दों को समझा तो कहीं ना कहीं हमने क्या समझ लिया, हमने बेयर एक्ट की उपयोगिता को सही रूप से समझने का प्रयास शुरू कर दिया। हम क्या करते हैं, हमने बेयर एक्ट शुरू किया तो हमने सेक्शन बाय सेक्शन शुरू कर दिया कि सेक्शन ये कहता है, इसका प्रियम्बल ये कहता है, इसका ये कहता है। बिल्कुल, थोड़ी बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो जब आप ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, जब आप बेयर एक्ट का वो पढ़ेंगे तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही आपने इन दोनों शब्दों को पढ़ लिया, इन दोनों शब्दों में क्या डिफाइन किया गया है, क्या पर्पज है, इसको समझ लिया, तो फिर उसके बाद आपको उस बेयर एक्ट के स्ट्रक्चर को देखना होगा। कुछ बेयर एक्ट में पूरा पूरा है क्या, और यदि आप बेयर एक्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कुछ बेयर एक्ट में, जैसे मेरे पास सेंट्रल लॉ एजेंसी का बेयर एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, वैसे उस बेयर एक्ट में कुछ ऐसी चीजें बनाई जाती हैं, कुछ डायग्रामिक इंटरप्रिटेशन दिया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से संबंधित जो प्रावधान है, उस प्रावधान में कुल कितने पार्ट हैं, कुल कितने सेक्शन हैं, कुल कितने पार्ट हैं, कुल कितने सेक्शन हैं, प्लस वह किन किन परिस्थितियों में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होगा, कहां कहां लागू होगा, इन सब चीजों का पूरा इंफॉर्मेशन आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अर्थात किसी भी बेयर एक्ट में है। आप किसी भी का बेयर एक्ट ले लीजिए, ये तो मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो कौन सा पार्ट है, कौन सा सेक्शन है, कहां पर इन्फोर्स होगा, कहां पर लागू होगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको एक शार्ट इंट्रोडक्शन अपने बेयर एक्ट में देखना होगा। और जब आपने ये देख लिया तो कहीं ना आपके माइंड में एक बेयर एक्ट के बारे में, उस विषय के बारे में खाका बन गया, एक इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ गया कि हां, अब इस बेयर एक्ट में जो है उसमें इससे रिलेटेड प्रावधान है, ये अब इन्फोर्स हुआ, अब इनएक्ट हुआ, अब इनएक्शन के बाद इसमें कुल इतने सेक्शन हैं, कुल इतने पार्ट हैं, ये कहां पर लागू होगा, ये किस संपत्ति के संबंध में लागू होगा, किस प्रॉपर्टी के लिए लागू होगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। तो सबसे पहले जब आप बेयर एक्ट पढ़ें तो उस बेयर एक्ट में, उस बेयर एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, उस बेयर एक्ट की टाइटल क्या है, जो लॉ बना है उस लॉ का नेम क्या है, इसके साथ उस लॉ को कितने पार्ट में, कितने स्ट्रक्चर्स में, कितने सेक्शंस में तोड़ा गया है, और वो किस पे लागू होगा और किस पर नहीं लागू होगा, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपके बेयर एक्ट में होना चाहिए। अर्थात जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ने की समझ तो विस्तृत होना चाहिए। आप किसी नदी में तैरना नहीं जानते और आपको तैरना सीखना है, तो अगर आपको उसके बारे में पहले से ही पता चल जाए कि इसकी गहराई इतनी है, तब आप तो तैरना सीख नहीं सकेंगे। जब आपको उसमें उतारा जाएगा, जब आप उसमें प्रयास करेंगे और प्रयास करने के बाद उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, तभी तो आप सीख सकेंगे। तो जब आपके पास एक रॉ मटेरियल बेयर एक्ट के रूप में सामने आया, तो उस बेयर एक्ट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उसके ऑब्जेक्ट को देखिए कि व्हाई वी नीड सच टाइप ऑफ लेजिस्लेशन, क्यों हमें आवश्यकता पड़ी है इस तरह के बेयर एक्ट की। फिर आपने समझा तो उसके टाइटल में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर और प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए पास्को में ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, प्रोटेक्शन कौन करेगा, सब शब्दों का अगर आपने अंडरस्टैंडिंग समझ लिया तो ऐसी स्थिति में आपका बेयर एक्ट समझने का पहला जो बैरियर है वो अपने आप पार हो गया। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी बैरियर, यू आर अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द बेयर एक्ट। अब आपने इंडेक्स शुरू कर दिया और रटना शुरू कर दिया, नहीं हमको इंडेक्स पूरा रट जाना है, इंडेक्स से सारे सवाल आएंगे। सवाल पूछ लिया, प्रॉपर्टी के डिफिनीशन को थोड़ा अप्लाइड कर दिया, आपका माइंड गोल। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आपको सबसे पहले कोई एक्ट क्यों बनाया गया, क्या ऑब्जेक्ट था, पहला ये चीज। दूसरा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस जो प्रोविजंस बने हैं उस प्रोविजंस में कितने पार्ट हैं, कितने सेक्शंस हैं, उसकी टाइटल का डिफिनीशंस क्या है, उस टाइटल का मतलब क्या है। जैसे ही आप ये चीज समझेंगे, उसके इन्फोर्समेंट डेट समझेंगे, वैसे ही आपको कहीं ना कहीं बेयर एक्ट की एक समझ विकसित होना शुरू हो जाएगी। मैं प्रोविजन की बात नहीं कर रहा हूं, एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अभी प्रोविजन आप समझेंगे नहीं समझेंगे वो तो एक प्रोसेस है। हम लोग जो टीचर्स हैं, जो लॉ पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते, कभी कभी कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो 6-6 महीने लग जाते हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो 3-3 महीने लग जाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट की जो समझ होगी वो विकसित करने के लिए आपको काफी समय लग जाता है और टीचर को काफी प्रयास करना पड़ता है। लेकिन एक
प्राइमा फेसी एक स्टूडेंट के माइंड में एक लिटरल जो इंटरप्रिटेशन है वो माइंड में बनना चाहिए कि ये बेयर एक्ट क्यों बना, बेयर एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी टाइटल क्या है, उसमें सेक्शंस कितने हैं, उसके पार्ट कितने हैं और कहां पर लागू होगा, कहां पर नहीं लागू होगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए। पहला काम आपका यही होना चाहिए। जब आपने पहला काम कंप्लीट कर लिया तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपने बेयर एक्ट के स्कोप, बेयर एक्ट का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपके माइंड में कलेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या होगा। सेकंड जो पार्ट है वो ये पार्ट कहता है कि ठीक है आपने ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो ले लिया, लेकिन जब कोई एक्ट होगा तो उस एक्ट में कुछ डिफिनीशन क्लॉज दिए जाते हैं, अर्थात जिसका प्रयोग उस पूरे एक्ट में बार बार किया गया है। अगर कोई डिफिनीशन क्लॉज है और उस डिफिनीशन क्लॉज का यूज बहुत बार है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सेक्शंस है तो उस सेक्शन को डिफाइन किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन, फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरिटी कि कौन सा चीज क्या है, और इसलिए जब उसको परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया, तो उस चीज में आपको समझ आपकी होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा, इस चीज का अर्थ क्या होता है। और आपको सेकंड जो क्लास है वो आपको डिफिनीशन क्लॉज में जाना है। डिफिनीशन क्लॉज में इसलिए जाना है कि डिफिनीशन क्लॉज को जब समझेंगे, और यदि आप डिफिनीशन क्लॉज में नहीं भी जाते, मान लीजिए कि आप डिफिनीशन क्लॉज नहीं पढ़ना चाहते, तो इसका मतलब कि आपको फिर डिफिनीशन क्लॉज छोड़कर आपके उसके स्ट्रक्चर, उसकी संरचना पर जाना होगा कि उन शब्दों का प्रयोग कहां कहां पर किया गया है, और उसके साथ वो डिफिनीशन क्लॉज इंक्लूड कर दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे लीजिए, आपने सीपीसी पढ़ना शुरू किया। सीपीसी जब पढ़ना आपने शुरू किया, कोड ऑफ द जो सिविल प्रोसीजर है, तो ऐसी स्थिति में सीपीसी में एक डिफिनीशन क्लॉज है। डिफिनीशन क्लॉज में ये डिक्री को डिफाइन किया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन किया, जजमेंट को डिफाइन किया, जजमेंट डेप्टर, डिक्री होल्डर। अब आप इस डिफिनीशन को अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि डिक्री होल्डर कौन होगा, जजमेंट डेप्टर कौन होगा, जिसे कहेंगे डिक्री धारक, निर्णित ऋणी कौन होगा, जब तक आप इस शब्द को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सीपीसी के प्रक्रिया को नहीं समझ सकते, प्रोसेस को नहीं समझ सकते। एग्जाम्पल के माध्यम से मानिए, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है ए और बी के बीच में। कोई डिस्प्यूट किसके बात है, ए और बी के बीच में किसी बात को लेकर विवाद है, और विवाद सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, सीपीसी के तहत आप फाइल दायर करते हैं। अब यहां पर प्लेंटिफ कौन हो गया, ए। डिफेंडेंट कौन हो गया, बी, क्योंकि केस किसने दायर किया, ए ने, और किसके खिलाफ, बी। तो बी क्या हो गया, डिफेंडेंट। वादी और प्रतिवादी। अब न्यायालय ने मामले का निर्णय किया और कहा कि ये जो एक्स संपत्ति है, इस संपत्ति का जो मालिक है वो ए है। तो ए क्या हो गया, डिक्री होल्डर, अर्थात जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई, और बी क्या हो गया, निर्णित ऋणी, जजमेंट डेप्टर, जिसके विरुद्ध निर्णय पारित किया गया। तो जब आप सीबीसी की प्रक्रिया को समझेंगे तो यह प्रक्रिया आपको तब नहीं समझ में आएगी जब तक आप उस विषय में, उस एक्ट में जो डिफिनीशन क्लॉज का प्रयोग किया गया है वो डिफिनीशन क्लॉज सही रूप से ना दिया गया। तो दूसरी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि आप उसके रीड द इंटरप्रिटेशन, उसके डिफिनीशन क्लॉज को पढ़िए, और डिफिनीशन क्लॉज की जब समझ विकसित होगी तभी आप जो बेयर एक्ट में जो भी लीगल प्रोविजंस में जो शब्द यूज किए गए हैं, जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप प्रॉपर रूप से समझ सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सिंपल है। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं ये प्रोसेस मैंने प्रैक्टिकली है, मैं कोई किताबी प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूं, मैं एकदम प्रैक्टिकल है कि स्टूडेंट लाइफ में इसी के तरह से आपको डायरेक्ट पढ़ना है, और जब आप एग्जाम रूम में जाएंगे तो यही चीजें आपको काम में आएंगी। एग्जाम रूम का प्रेशर एक अलग होता है, एक ऐसा प्रेशर होता है ना कि उसमें व्यक्ति जो पढ़ा होता है वो भी भूल जाता है, और उस समय उसकी वही समझ और वही चतुराई काम आती है जो उसने सही रूप से अध्ययन किया है। इस चीज को अपने अपने माइंड में आप क्लियर रखिए। तीसरा क्या है, अंडरस्टैंड द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट।
लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जैसे आपने कोई बेयर एक्ट लिया और आपको अब इस बेयर एक्ट को पढ़ना है। अब इस बेयर एक्ट को पढ़ने में आपको बेसिक जो चीजें थी वो तो पता हो गई, पहली दो चीजें, लेकिन अब इसकी कानूनी भाषा को आप उसके डिफिनीशन को सही रूप से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस बेयर एक्ट में जिस भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसको एक बार लिटरल एकदम सामान्य भाषा में पढ़िए, एकदम सामान्य रूप से पढ़िए कि आप लॉ को सीख रहे हैं, आप उसको भी अप्लाइड नहीं कर रहे हैं। अगर उसमें टर्म यूज है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, तो इन्फोर्सेबल बाय द लॉ का मतलब ही होता है कि कोई ऐसा कार्य जो लॉ के हिसाब से सही हो। अब आप इसके डीप में मत जाइए, इसके अदर इंटरप्रिटेशन में न जाइए। नॉर्मल रूप से पहली बार आप बेयर एक्ट को एक लिटरल इंटरप्रिटेशन के रूप में पढ़ने का प्रयास करिए। आप इसको एम्बिग्यूटी के रूप में लेने का, एम्बिग्यूटी मत कराइए, आप उस पर डाउट मत क्रिएट करिए। सबसे पहले सामान्य रूप से आप बेयर एक्ट को पढ़िए, और जब आप बेयर एक्ट को सामान्य रूप से पढ़ लेंगे तो आपकी जो समझ है वो सही रूप से विकसित हो जाएगी, और यही समझ आपको आपके एग्जाम के पास ले जाएगी। जैसा है वैसा ही पढ़ना है, कुछ उसमें परिवर्तन करना ही नहीं है। एज इट जैसा है वैसा ही हमको एक लिटरल इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। एक बार हमें बेयर एक्ट को पूरा देखना है कि बेयर एक्ट में क्या है, बाद में उसमें इंटरप्रिटेशन आप पढ़िए, आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से उसकी डिफिनीशन को समझिए, उसके एक्सप्लेनेशन को समझिए, उसमें जो रिसेंट केस लॉ या रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाएं उस चीज को आप समझिए। ये आपकी बात की प्रक्रिया है, लेकिन फर्स्ट प्रोसेस आपका यही होगा कि आफ्टर द डिफिनीशन क्लॉज, आफ्टर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द लॉ, आपको क्या पढ़ना है, बेयर एक्ट का एक लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटरल मीनिंग क्या है उसको पूरा पढ़ना है। और एक बार पढ़ने के बाद आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समझ विकसित हो जाएगी। आखिरी क्या है, ब्रेक सेंटेंस इनटू वेरियस पार्ट। अब देखिए, ब्रेकिंग, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसको अगर छोटा छोटा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन कभी कभी कुछ बेयर एक्ट में ऐसे होते हैं कि अगर हम उसको ज्यादा तोड़ दिए तो उसके मतलब मीनिंग क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ब्रेकिंग करना है, सेंटेंस को क्या करना है, ब्रेक करना है। और बेसिकली इंग्लिश में ऐसी चीजें आसानी से हो जाती हैं, लेकिन हिंदी में जब तक आप उसको पूरा ना पढ़िए तब तक आपकी वो नहीं होता। तो आप ये देखने का प्रयास करिए कि स्टेप बाय स्टेप उस शब्द का अर्थ क्या होता है, थोड़ा रिलैक्स होके पढ़िए। एक रिलैक्स होके जब आप पढ़ेंगे तब आपको चीजें क्या होंगी, समझ में आएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, और हमने कहा आपसे कि आपको किसी विषय के बारे में करना है, तो अब जैसे कोई शब्द है और उस शब्द का अर्थ आपको पढ़ना है, तो जैसे मैंने इसमें ले लिया इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं स्थावर संपत्ति। तो डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोविंग क्रॉप्स एंड ग्रास, किसी प्रकार की खड़ी कास्ट, उगती फसलें और घास नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या हुआ, हम एकदम ब्रेक किए, बहुत बड़ा सेंटेंस आ गया, बहुत बड़ा चैप्टर आ गया, तो खंड बाई खंड हुआ, पहले खंड का दूसरे खंड से रिलेशन हुआ। तो आपको क्या करना है, शब्दों को समझना। और मान लीजिए कभी हिंदी के शब्दों में, हिंदी के शब्दों में किसी भी प्रकार से कठिनता महसूस हो तो आप तुरंत उसके इंग्लिश वर्जन पे उसके शब्द को समझने का प्रयास किया करिए। इसका रीजन ये है कि हिंदी जो है वो इंग्लिश जो टेक्स्ट था उस टेक्स्ट का हिंदी रूपांतरण जब हुआ तो शब्द में क्लिष्टता आ गई, शब्द में कठिनता आ गई, शब्द इतना कठिन होने लगा कि हिंदी के लॉ जो हो गया कठिन हो गया। तो उसको समझने के लिए आपको इंग्लिश वर्जन की तरह जाना पड़ेगा। आपको पूरे सेक्शन को ब्रेक में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में डिवाइड करना होगा, जिससे आपकी समझ उस विषय पर मजबूत हो सके। लेकिन एक बार जब आप लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे तब आप ब्रेक करिएगा, ये नहीं कि पढ़ते ही आपने ब्रेक करने शुरू कर दिए, तब आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो स्टेप मैंने बताया, उस स्टेप में पहला बताया कि आपको उसके उद्देश्य के बारे में, उस एक्ट की संरचना के बारे में, वो एक्ट कैसे प्रभाव में आया, उस एक्ट में जो टाइटल है उस टाइटल की परिभाषा क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके प्रकार क्या है,
उन सारे आयामों को जब आप समझ लेंगे और फिर उसके डिफिनीशन क्लॉज में अर्थात लॉ की प्रोसेस के बारे में समझ लेंगे और फिर लिटरल इंटरप्रिटेशन के बाद जब सेंटेंस को ब्रेक करना शुरू कर देंगे, तब आप बेयर एक्ट की समझ आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। आपको चीजों को तोड़ना है और जब चीजों को छोटे छोटे डायमेंशन में, छोटे छोटे भागों में आप डिवाइड करेंगे तो आपकी समझ अपने आप में मजबूत होती चलेगी और बेयर एक्ट आपके हाथों में, आपकी अंगुलियों पर नाचने लगेगा। अदरवाइज क्या है, वो कमजोर होता जाएगा और आपकी समझ विकसित नहीं हो पाएगी। जैसे कुछ मेजर एक्ट हैं, जैसे आपको सीआरपीसी पढ़ना है, तो सीआरपीसी जब आपको पढ़ना है तो उसका मतलब है कि आप में जब कोई अपराध कारित किया, मान लीजिए एक्स एक पर्सन है, उसने कोई क्राइम कमिट किया। अब क्राइम कमिट के दौरान कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, अगर इस प्रोसेस के आधार पर आपने बेयर एक्ट की स्टडी करनी शुरू कर दी, तब भी वो चीजें क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। पुलिस ऑफिसर के द्वारा अगर कोई वो किया तो क्या करेगा, अरेस्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा, फिर उस पर चार्ज बनेगा, चार्ज के बाद ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद उस पर जजमेंट दिया जाएगा, फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा। ये सारी चीजें जब आप प्रोसेस के साथ पढ़ेंगे तब भी आप उस विषय की समझ को सही रूप से विकसित कर सकते हैं और ये प्रक्रिया आपके लिए आसान हो सकती है। और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश मत किया करिए कि आप बेयर एक्ट को पूरा का पूरा रट लीजिए। देखिए, बेयर एक्ट रटा नहीं जा सकता, बेयर एक्ट समझा जा सकता है, उसे अपने भाषा में लिखा जा सकता है। आप बेयर एक्ट की टेक्स्ट टू टेक्स्ट लाइन नहीं याद कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन भर याद नहीं कर पाएंगे और पढ़ते ही रह जाएंगे। क्या कह रहा है उस प्रावधान को आपको समझना होगा और जब आप इसको समझेंगे तब आपका ये पार्ट कंप्लीट होगा। अगला, डिफरेंट टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं और वो वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसकी समझ आपको नहीं होती। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे बहुत सारे शब्द हैं और पहला शब्द है और। जैसे मान लीजिए कहीं पर और यूज हो गया, कहीं पर एंड यूज हो गया, कहीं पर मे यूज हो गया, कहीं पर शैल यूज हो गया, कहीं पर शुड यूज हो गया। अब इस और ए, इसको हम हिंदी में कहेंगे या और इसे कहेंगे और, या और। तो मतलब, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए और आने का मतलब आप समझिए, बहुत एग्जांपल, बहुत आसान सी चीजें हैं। मान लीजिए ये एफिडेविट है और आपको एक एफिडेविट बनाना है और एफिडेविट साइन करने के लिए आपको कहा गया कि या तो प्लेंटिफ साइन करे या तो उसका एडवोकेट साइन करे। यहां पर और शब्द का प्रयोग कर दिया, प्लेंटिफ और एडवोकेट, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में कहा कि प्लेंटिफ साइन करे एंड उसके साथ एडवोकेट, उसके साथ एडवोकेट, अर्थात जो वादी है या उसका एडवोकेट, वादी और एडवोकेट। तो ऐसी स्थिति में दो शब्दों का प्रयोग किया गया, पहला और या और दूसरा और। तो यदि बेयर एक्ट में इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाए तो जहां पर और शब्द का प्रयोग हो वहां पे ऑप्शनल हो गया। ऑप्शनल इन सेंस कि चाहे पी करे, प्लेंटिफ करे, चाहे एडवोकेट करे, कंपलसरी नहीं है कि एडवोकेट और प्लेंटिफ दोनों करें अगर और शब्द का प्रयोग है। अगर पी प्लेंटिफ और एडवोकेट है और उसके बीच में एंड लगा है तो इसका मतलब ये मैंडेटरी है, यहां पर दोनों को सिग्नेचर करना होगा, दोनों को साइन करना होगा। तो बेयर एक्ट में अगर कहीं और एंड शब्द का प्रयोग है तो और किसका प्रयोग करता है, ऑप्शनल का, फ्लैक्सिबिलिटी का, लचीलेपन का। और अगर एंड शब्द का प्रयोग है तो मैंडेटरी अर्थात बाध्यकारी होता है। जब आपने इसको समझा तो बहुत से बेयर एक्ट में और एंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। मे का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, आप क्या करें, आपका विवेक है कि आप इस पर ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन यदि सेल शब्द का प्रयोग हो गया इसका मतलब वो मैंडेटरी है, उसको आपको करना ही करना होगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपुल। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो शैल मतलब कि जब तक लोकसभा में बहुमत है तभी तक मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, अदरवाइज नहीं। तो प्लेंटिफ जब और एंड में और सेल शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं और यदि वहां पर इन शब्दों का प्रयोग है बेयर एक्ट में तो इन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। इन अर्थों को आपको सही रूप से समझना होगा और सही रूप से उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। जैसे आप देखिए एग्जाम होते हैं तो एग्जाम में
आपकी एलिजिबिलिटी अर्थात जब योग्यता से रिलेटेड होता है तो वहां पे दो शब्द होता है, या और या अथवा। तो जब यार शब्द का प्रयोग है, या शब्द का प्रयोग है, इसका मतलब है और, चाहे पहली योग्यता हो या आपके पास दूसरी योग्यता हो, दोनों में से अगर योग्यता है तो आप उस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर एंड शब्द का प्रयोग हो गया तो ऐसी स्थिति में आपको उन दोनों योग्यताओं को धारण करना होगा, तभी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो और एंड का मतलब ऐसे भी है, ठीक है। तो ये भी आप अपने समझ में विकसित रखिएगा, ठीक। तो यहां पे ये शब्दों का आपने जो वर्ड का प्रयोग हुआ बेयर एक्ट में, इसका क्या अर्थ होता है, ये सब सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, एक अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में क्लियर रखिए। और आप इसी बेस से जब बेयर एक्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो ये आप याद रखिएगा, कभी भी आप इस बेयर एक्ट में पढ़ने के तरीकों को कभी भी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हमने कहा हाउ टू रीड एंड मेमोराइज द बेयर एक्ट। तो रीड को तो पता चल गया, अब मेमोराइज करना है। हमने सब कुछ तो पढ़ लिया, लेकिन अभी तक तो हमारे समझ में ही नहीं आया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अभी तक तो हमारे समझ में ही नहीं आया, हमने पढ़ तो सब लिया लेकिन याद कुछ नहीं है। सर मैं पढ़ता तो बहुत हूं लेकिन याद ही नहीं करता, याद है ही नहीं। अभी आप मेरे से पूछेंगे मैं भूल जाऊंगा, मुझे याद ही नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ा मैं सब कुछ हूं। ये एक समस्या है स्टूडेंट में। और ये समस्या क्यों है? क्योंकि आपने एक बार पढ़ा और उसको रख दिया, आपने उसको प्रयोग करने की कोशिश नहीं किया। जब तक आप किसी भी टॉपिक को प्रयोग नहीं करेंगे, टॉपिक का यूज नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, उस सेक्शन को इंटरलिंक नहीं करेंगे, तब ऐसी स्थिति में आप उस बेयर एक्ट को बार बार भूल जाएंगे। सीधा सा आप बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, उस सेक्शन को, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से इंटरलिंक करिए। तीसरी चीज, आपको क्या करना है, उसके प्रीवियस ईयर के संबंधित जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हैं, उन सवालों को आप देखिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, उसको अप्लाई करने का सवाल करिए। अगर वो सवाल आप भूल रहे हैं तो उसको फिर बेयर एक्ट देखिए। जब आप ऐसा बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो आपका वो चीजें तैयार हो जाएंगी। और ये काम आपको करना है, हमको नहीं। आपको बार बार उस चीज पे प्रिपेयर करना है, बार बार एक्सरसाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो तीन चीजें हैं कि पहला, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उस एक्ट से संबंधित, वो आपको सॉल्व करने हैं। दूसरा, सेक्शंस को आपस में अंतर संबंध करिए, इंटरलिंक करिए। और जब आप ये करेंगे, फिर उसके बाद सबसे बड़ा काम है कि आपको बार बार इससे रिवाइज करना है, बार बार आपको उसको बार बार पढ़ना है। और जब बार बार आप पढ़ेंगे तो वो चीजें हो जाएंगी। देखिए, कोई बहुत पढ़ने में तेज है और कोई बहुत पढ़ने में कमजोर है। लेकिन जो कमजोर है, पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, वो व्यक्ति क्या करता है, बार बार मेहनत करता है। और बार बार मेहनत करने के कारण उसे उस विषय की क्लियरिटी प्राप्त हो जाती है और आसानी से एग्जाम, जो बहुत तेज है तुरंत चीजों को देखा और पकड़ लिया तो वो चीजें भूल भी जाता है। और जब भूल जाता है तो उसके माइंड में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। और एग्जाम में एक छोटा सा कंफ्यूजन उसे एग्जाम से बाहर कर देता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से एग्जाम में लोग बाहर हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बार बार पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, इंटरलिंक करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो ऐसी स्थिति में आप जो बेयर एक्ट है, उस बेयर एक्ट को अपने माइंड में, उस बेयर एक्ट को अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मेक अ प्रैक्टिस, इंटरलिंक करिए, सेक्शन को एक दूसरे से जोड़िए। तो आसानी से ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। आपका इंफॉर्मेशन इंक्रीज होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, आपकी समझ इंक्रीज होगी। और मान लीजिए कोई रिसेंट उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उस जजमेंट को देखिए, सेक्शंस क्या था, इशू क्या है, उसको फिर पढ़िए, फिर देखिए कि आप कभी भूलते हैं। लेकिन एक प्रोसेस है। अब आपने एक दिन पढ़ा, आज पढ़ा और 7 दिन के लिए उसको बंद कर दिया, कहा कि हम मंडे को पढ़ेंगे, फिर मंडे में भूल जाएंगे, फिर आप जहां पे गए थे वहीं पर आप फिर रह गए। इसका मतलब कि हमेशा उस पर प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सेक्शन की समझ क्या है, वो सेक्शन क्या कहता है, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा कि इंडेक्स को आप बार बार लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, डेली क्या कहते हैं रूटीन में रहेगा, इंटरलिंक करेंगे सेक्शन को। तो ऐसी स्थिति में आपका जो मेमोरी है वो क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। आप ट्रिक बनाइए, शार्ट नोट बनाइए, आप जो भी जैसा भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कोई ट्रिक हो, कोई ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद करना चाहते हैं तो वो भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे जो भी आपके लिए आसान हो। ये हर व्यक्ति की इनर क्वालिटी है। ये वाली जो क्वालिटी है कि डेवलपिंग ट्रिक,
ये आपकी इनर क्वालिटी है, आपकी अंदर की भावना है, आप किस रूप में विषय को समझ रहे हैं। आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं कि आप उसको डायग्राम में पढ़ना चाह रहे हैं, किस रूप में याद करना चाहते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, ये आपकी इनर क्वालिटी है और इसे आपको विकसित करना होगा, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना होगा। इसके साथ फिर हमने कहा कि नोट्स किसका बनाएंगे, तो जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी सेक्शंस हैं, उन सब चीज़ों को रखेंगे, बेयर एक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, बार बार उसको करेंगे, रिवाइज करेंगे, रीडिंग करेंगे, इंडेक्स और उसको मेमोराइज करेंगे, तो आपको क्या होगा कि सारी तरह से आपका जो नोट्स होगा वो तैयार हो जाएगा। उसको राइट डाउन करिए, नोट्स करिए। अब आपको ये बेयर एक्ट पढ़ना है, तो अब इस बेयर एक्ट को पढ़ने का अगर पहला स्ट्रक्चर है तो सबसे पहला आपको यही टाइटल, चलिए भाई क्यों आया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब इसके ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देख लिया तो फिर हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को, हमने कहा पहले ही आप देख लिया स्ट्रक्चर क्या, अब इसको कॉपी और पेन बनाते हुए, यूज करते हुए, एक नोट्स बनाते हुए आगे चलेंगे। ये नहीं कि नोट्स नहीं बनाना है, कॉपी नहीं लिखना है। तो ये सारे काम जब आप करेंगे तभी आपका बेयर एक्ट की जो रीडिंग है वो इफेक्टिव रूप से क्या हो सकेगी, हो सकेगी। अदरवाइज बेयर एक्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रूप से आप उसको समझ नहीं सकेंगे। और यदि बेयर एक्ट को आप नहीं समझ सकते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके विधि की पढ़ाई में या लॉ की पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर है। समझने का माध्यम, जब टीचर्स कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो बेयर एक्ट में वो पढ़ाता है, बेयर एक्ट को एक्सप्लेन करता है, आपको छोटी छोटी चीजें बताता है। उसका ऑब्जेक्ट यही है कि आप उस विषय की समझ को सही रूप से समझ सके। और एग्जाम रूम में जब आप जाते हैं तो आपके सारे जो डायमेंशन है, सारे जो सवाल हैं, वो उसी बेयर एक्ट के इर्द गिर्द रहते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको अदर जो जितने भी स्टेट हैं उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ये समझना है। और जब आपने उस सवालों को समझ लिया तब आपको बेयर एक्ट को हमें किस रूप में पढ़ना है, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अगर आप सिलेबस ही नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना है, रास्ता ही नहीं पता है और आपने चलना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले रास्ता कैसा है, कि गड्ढा है कि रास्ता स्मूथ है, कि रास्ता जो है बहुत ज्यादा गड्ढा है। तो जब सब कुछ समझ जाएंगे तभी आप आसानी से उस रास्ते में कैसे हमको चलना है, हमारे पद चाल क्या होगी, हमारे कदम कैसे होंगे, हमारे स्टेप कैसे होंगे, तब आप आसानी से कंप्लीट कर सकेंगे। तो आज की क्लास में हमने हाउ टू रीड बेयर एक्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको बताया और आप अपने स्टडी में, अपने लाइफ में इसको अप्लाई करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा कि आपको खुद ही उसके बेनिफिट मिलेंगे और बेनिफिट जब मिलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें एक तरह से विधि की जो समझ है वो हमारी मजबूत हो रही है, और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ओके।